हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट फैजल शेख। कहते हैं कि सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आज हम उसी शख्स से मिलने जा रहे हैं जो ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने लाइफ में और आज इतने सक्सेसफुल है। और हाल ही में इनको लोकमत ने बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया है 2022 का। तो चलिए उनसे मिलते हैं। ऑन एंड ओनली डॉक्टर नारायण सर, वेलकम सर हमारे शो पे। थैंक यू। आप हमारे शो पे आए, आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। सर पूछ सकते हैं? अरे जरूर। सर सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि आपने अपने एकेडमिक के बारे में बताइए। सर आप कैसे स्टूडेंट थे उस टाइम पे, कैसे आपने अपना स्टडी किया है? मेरा स्टूडेंट लाइफ काफी खराब था। कोई बच्चा जिंदगी के पहले क्लास में फेल नहीं होता है, मैं फर्स्ट में फेल हुआ था, रिजल्ट काट दिया था। जब मैं फोर्थ क्लास में गया तो बाउंड्री पे पास होते, एक दो सब्जेक्ट में फेल होते, वैसे हुआ था। फिर मुझे 7 से बहुत अच्छे सर मिले, मैथ्स में इंटरेस्ट आया। फिर 10th में मैंने बोर्ड में आउट ऑफ मार्क्स लिए मैथ्स में और बाकी परसेंटेज अच्छे हुए। फिर 11th 12th दिशा भटक गई, साइंस में चले गए, कभी कुछ पढ़ाई नहीं की। लोगों को साइंस में जाने के बाद पूछते हैं कि तेरा PCM का स्कोर क्या है, तो मुझे उसमें 35 36 ऐसे मार्क थे। फिर जाके जिंदगी में कोई अच्छे टीचर मिले, बीकॉम में एडमिशन लिया, उन सर ने सब शुरुआत से सिखाया और वहाँ से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग जितने होशियार उतना मैं था ही नहीं, पढ़ाई में बहुत कम ये था अप टू क्लास 7 to 10 बहुत अच्छा। फिर 11th 12th में नीचे आ गए। फिर जिंदगी ने जो टर्न लिया वो आज तक कायम है। सर आपने आपकी स्कूलिंग कहाँ से की, कहाँ से मतलब आपने स्कूल्स वगैरह अपने कॉलेज वगैरह आपने कहाँ से किया है? मैं प्रॉपर आंध्रा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक गांव है धर्माबाद में, वहाँ से हूँ। और मेरा पूरा स्कूलिंग वहीं पे हुआ है। हम लोग मराठी मीडियम में थे पहले, 1st से 10th तक। 11th 12th में साइंस लिया इसलिए इंग्लिश मीडियम हो गया। फिर इवन ग्रेजुएशन भी जो वहीं पे LBS कॉलेज है वहीं से मराठी मीडियम में ही किया टिल BCom। फिर उसके बाद कॉलेज के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पुणे आ गए, तो आगे का एजुकेशन सिम्बियोसिस ILS लॉ कॉलेज से हुआ। फिर इंडिया के बाहर से भी MPhil PhD किया है। सो लाइक दैट इट गोज ऑन। सर मुझे ये पूछना था, हु इंस्पायर फॉर योर टीचिंग? आपका टीचिंग पहले से ही पैशन था कि आपने किसी को देख के आप इंस्पायर हुए टीचिंग के लिए? अगर टीचिंग मेरा अगर पेट पालने के लिए मैं टीचिंग करता तो शायद 2-4 साल पहले ये क्लास बंद हो जाता, क्योंकि बहुत कमा लिया है। तो टीचिंग एकदम अंदर से है बोल के टिक गया, तो वो पैशन था। मैं जब क्लास 10th में था, मेरे जो सर मैथ सिखाते थे मुझे, जो मेरे पहले इंस्पिरेशन थे लाइफ के, दगड़गावे सर बोल के थे, तो उन्होंने जो मैथ सिखाया, एक बार कुछ गवर्नमेंट का रूल आ गया कि गवर्नमेंट टीचर कांट टीच इन द प्राइवेट क्लासेस, तो उनको क्लास लेने नहीं जमा, और उन्होंने मुझे 10th के बच्चों को सिखाने के लिए बोला। वो सुबह मुझे सिखाते, मैं वही बच्चों को शाम में सिखाता था। तो दैट वाज द बिगनिंग। और ये शुरुआत करते वक्त भी एक्सीडेंटली हुआ। मैं पुणे में आया था CDAT करने के लिए, या फिर और कुछ CA के पास काम कर लेंगे, MBA कर लेंगे वगैरह। पर एक दिन ऐसे पापा से बात हुई, बोले तो अच्छा सिखा सकता है, कोशिश तो कर। और एक्सीडेंटली जर्नी शुरुआत हो गई सिखाने की। पर तब से लेके आज तक पहला और लास्ट प्यार यही है, सिखाना सिखाना सिखाना। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग जब रिजल्ट आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं या बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं रिजल्ट को लेके। कभी आपके साथ जैसा हुआ है कि आपको रिजल्ट आने वाला हो, आप बहुत ज़्यादा डरे हो, रात में सोए ना? मेरे साथ रिजल्ट के बारे में हमेशा ऐसे होता था कि मैं बहुत निगेटिव रहता था कि कम मार्क आएंगे, और रिजल्ट में हमेशा ज़्यादा ही आते थे। तो वो रिजल्ट के मार्क मेरे लिए सरप्राइजिंग होते थे कि इतने कैसे क्या मिल गए। हाँ, डर इसलिए नहीं लगता था, उसके पीछे पापा रीजन थे। पापा का एक ही रहता था, तो तेरी मेहनत किया, पास हो गया, अच्छा नहीं हो गया, अपनी दुकानें संभाल लेना। तो डर कभी लगा नहीं कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। तो वो पेरेंट का एक अच्छा सपोर्ट था कि सोचने ही मत पास फेल होना, मेहनत में कम कभी नहीं गिरना है। सर इसी बात से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी? लाइक बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं जो अपने बच्चों पे दबाव डालते हैं कि तो यही पढ़ाई कर, चाहे यही चीज़ आपको करना है, तो आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी? और आपने कोई ऐसा मोड आया हो जब आपको किसी ने मतलब घर वालों को बोला हो, या फिर आपकी फैमिली ने आपको प्रोटेक्ट किया हो? फैमिली के हद तक ऐसे है कि मम्मी पापा दोनों बहुत कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल गए ही नहीं बोलो। बहनों का एक मेरे से बड़ी बहन थी, तो उसका भी कुछ ऐसे नहीं। तो कभी पढ़ाई करने को बैठो ऐसा कभी जिंदगी में बोला नहीं। पढ़ लो ऐसे कभी, उनको पता है कि इनको मैंने मेरे जिंदगी में मैं खुद होके पढ़ने को बैठता था, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। तो एक बार भी ऐसे नहीं था कि कभी हमको पापा मम्मी ने बोला है कि जबरदस्ती ऐसे मार के बिठाया पढ़,
तेरा ये होगा, वो एक ही धमकी देते थे, पढ़ेगा तो कुछ बड़ा बनेगा, नहीं बनेगा तो अपनी दुकान संभालना है स्टेशनरी का। तो उस डर से ही पढ़ लेते थे और उसी कारण यहाँ तक पहुंच गए। फैमिली का सपोर्ट, यानी जो भी निर्णय लूँ खाली उस पर बोलते थे हार्डवर्क को कम मत गिरना, एंड देन यू विल सक्सीड। आज ना कल कभी ना कभी मिल ही जाएगा। सर आज आप इतने सक्सेसफुल हैं, आपके पास हर एक चीज़ है, खुदा अल्लाह भगवान ने आपको हर चीज़ दिया हुआ है। तो सर इस सक्सेसफुल का कोई राज है क्या, कि कोई फॉर्मूला हो कि जो भी आगे कोई चीज़ करना चाहता है तो इस फॉर्मूले पे चल के वो ऐसा कर सकता है? क्या आप गाइडेंस देना चाहोगे? मैंने कहीं पे एक बहुत अच्छा सेंटेंस पढ़ा था, डू दैट वर्क विच यू लव, एंड इफ यू आर डूइंग दैट वर्क देयर वोंट बी एनी स्ट्रेस इन दैट वर्क। उसमें अपने आप आपको मतलब जो आप काम करना चाहते हो उस काम को प्रेम करो, तो आपको ना कभी उस काम में कभी थकावट आएगी, कभी आप खुद को कम फील करोगे, कभी फेल्यूर फील करो, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग वर्क, यू आर आप आपके हॉबी को, आप आपके पैशन को जी रहे हो, तो वो कभी काम लगेगा ही नहीं आपको। काम नहीं लगा आपका काम तो वो ऑटोमेटिकली वो प्लेजर देगा, ना कि कोई स्ट्रेस देगा। सर जैसे कि आप एक टीचर भी हैं और जहाँ तक मैं आपको स्टूडेंट रह चुका हूँ, तब एक ग्राफियोलॉजिस्ट भी हैं। सर ये ग्राफियोलॉजिस्ट होता क्या है, इसके बारे में बताइए, और ये क्या चीज़ है, उससे क्या बेनिफिट्स हैं, उससे क्या ये चीज़ है, उस बारे में बताइए। दुनिया में जितने इंसान है, हर इंसान की हैंडराइटिंग सेम नहीं हो सकती, हर एक की हैंडराइटिंग अलग अलग है, और कोई भी इंसान किसी की हैंडराइटिंग कॉपी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे हर एक का ब्रेन, बॉडी और हमारे ब्लड का फ्लो जो है वो अलग अलग बहता है। तो उससे क्या होता है, क्या मिलता है आपको? तो हर एक की हैंडराइटिंग जो है वो अलग अलग होती है। तो आप कभी भी कुछ भी जब लिखते हो तो पहले सोचते हो फिर लिखते हो। तो इंसान जब पैदा होता है तो वो 0 से लेके 7 साल तक उसकी मम्मी उसकी क्लोज होती है, माँ, जो भी माँ है वो, और 7 से 14 साल तक पापा उसके सुपर हीरो होते हैं। तो इन 14 सालों में इंसान को जो संस्कार या जो बिहेवियर मिलता है वो देख के उसकी हैंडराइटिंग बनती है, और उस हैंडराइटिंग पे से आपके स्वभाव के कम से कम मिनिमम 100 चीजें पता चलती है, अच्छी और बुरी। ये ग्राफोलॉजी, इट्स अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन हैंडराइटिंग। बाय यू कैन इजीली जज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ दिस। सर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में, इतने सारे बच्चे टॉप करते हैं, मैंने देखा है आपके पोस्ट पे। जो भी बच्चे मतलब 12th की बात करूँ मैं अगर कॉमर्स में 100 आउट ऑफ 100 भी लेके आए हैं बच्चे, कॉमर्स हो 12th हो या फिर बीकॉम हो, वहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 भी लेके आते हैं बच्चे। सर आपको कैसा फील होता है उनको ऐसा देख के या उनके गाइड करके उनको? कोई भी टीचर के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट, गुरु दक्षिणा वही है कि उसका स्टूडेंट कुछ बन जाए। वो तो उसकी पहली स्टेज है, 12th में 100 आउट ऑफ 100 ले लो। फिर जिंदगी में मैं एक दिन ऐसे ही लॉ कॉलेज में एक बार लेक्चर ले रहा था, मैं चालू लेक्चर में कोई एक व्हाइट कार रुकी, एम्बेसडर लाल दिए वाली, एक जन बाहर निकला, मैं पहचानी हुआ, उसने आके डायरेक्ट पाँव छू लिया। तो बोला सर आपका एक 7 साल पहले मैंने एक लेक्चर सुना था, मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ, आपका स्टूडेंट हो, आपको पता भी नहीं, और मैं अभी बहुत बड़े पोस्ट पे क्लास 1 ऑफिसर बन गया था। तो टीचर की सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा वही होती है कि जब उसका स्टूडेंट कुछ बन जाए। हम तो लाइफ में टीचर खाली टीचर रहता है जिंदगी भर, लेकिन उसके साथ जो बनते हैं वो उसकी जीवन की जिंदगी जीने के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वही होता है। जिस दिन भी मतलब, और मैं रिजल्ट का मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि कोई मेरिट में आए, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है उसको मैं पास कर दूं, जो पास हो रहा है उसको सेकंड क्लास कर दूं, सेकंड क्लास को फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास को डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन वाले को स्टेट में फर्स्ट ला लूं। तो अपलिफ्टमेंट करना, उसको वो जिस तरह से आया था उससे बड़ा बनाना, यही एक टीचर का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। सर मैंने देखा है आपकी टीचिंग, मैंने खुद पढ़ा हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ। सर आपकी टीचिंग का राज बताइए, मतलब आप कैसे मैं कभी भी ऐसे आपके मतलब जो टीचिंग होता है, जब पढ़ाते बोर नहीं होता हूँ, तो सर क्या है जरा, क्या मतलब कैसे करते हो, क्या पढ़ाते हो? मेरा सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि क्लास में का सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट जो है वो अकेला ही मेरे सामने बैठा है, समझ के मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने अगर एकदम लास्ट वाले बार को टच कर लिया तो ऊपर वाले सब कवर हो जाएंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपके टीचिंग में ह्यूमर होना चाहिए। पढ़ा रहे हो वो सामने आपके स्टूडेंट को गरीब में आलस ले रहा है, कोई सो रहा है, कोई ये कर रहा है, तो उसको जिंदा रखना पड़ता है आपको। मैंने अभी परसों 12th का एक लेक्चर लिया था, मॉर्निंग 4 o'clock ऑनलाइन लेक्चर। बच्चे 300 बच्चे आए थे एंड वी स्टॉप एट 11 o'clock। यानी 7.25 घंटा भी कॉमर्स का बच्चा जो जिंदगी में 1 घंटा नहीं बैठता है वो बैठ सकता है, अगर आप में उतना उसको पकड़ के रखने की क्षमता है तो।
सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी हॉबीज क्या है और आपके मेंटर कौन है, आपको किसने मतलब ये किया? मेरी हॉबीज सबसे अच्छा मुझे लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगती है। कोई भी अच्छा खाली ग्रीनरी वाला रोड अकेला निकल जाता हूँ। पुराने मेरे कुछ के म्यूजिक का पूरा ये है एल्बम है, मैं वही सुनता हूँ मैक्सिमम टाइम को। तो गाने 100 सिलेक्ट किए हुए हैं। फिर उसके बाद चाय बहुत अच्छी लगती है लेकिन अभी छोड़ दी है। और सबसे मुझे इंस्पायर हर वो इंसान करता है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ सीखना है। मेरे ऑफिस बॉय के पास भी कुछ सीखना है, रास्ते से चलते हुए भिखारी के पास भी कुछ सीखना होता है। कोई बड़ा आदमी अंबानी है तो उसके पास भी कुछ सीखना है। कोई पॉलिटिकल लीडर है तो हर इंसान के अंदर भगवान ने कम से कम 5 अच्छी क्वालिटी दी है। अब नजर आपकी चाहिए कि उससे आपको क्या लेना है। तो आप जहाँ जहाँ जो जो मिलेगा वो लेते गए तो जिंदगी में एवरी पर्सन इज योर लाइक आपके वहाँ आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो। सो देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन, सो मेनी पीपल बाय हुम आई इंस्पायर। सर बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे जब यूट्यूब पे डलेगी तो मैं सर ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी बंदे को टीचिंग करना है तो वो क्या उनको 3 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी चाहिए अगर वो टीचिंग करियर में आ रहे हैं तो उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे? जैसे हम स्टूडेंट को बोलते हैं तो टीचिंग में भी वही है, होमवर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जब 3 घंटे का लेक्चर 1 घंटे का लेने वाले हो तो आपकी 3 घंटे की तैयारी चाहिए तो आप वो 1 घंटे में डिलीवर कर सकोगे। दूसरा, आपका नॉलेज अपेक्ष चाहिए एकदम उस फील्ड का। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई डाउट स्टूडेंट पूछता है, कोई इरिटेट करता है तो आपको अगर सवाल का जवाब पता है तो दीजिए, नहीं है तो नम्रता से बोल दीजिए कि मुझे नहीं पता, मैं देख के बताऊंगा। बहुत से टीचर यहाँ पे उनका ईगो हर्ट होता है और वो ये नहीं कर पाते। तो ऐसे समझे कि आपके सामने बैठा हुआ गधा नालायक स्टूडेंट है, वो गधा नालायक इसलिए वो आपके पास आया, नहीं तो खुद का खुद पढ़ लेगा। तो उस पेशेंस से मैं बहुत बार बच्चों को बताऊँ, आजकल आप जो मुझे फीस दे रहे हो पढ़ाने की दे ही नहीं रहे हो, मेरे पेशेंस की दे रहे हो। तो आपको पेशेंस से पढ़ाना बहुत जरूरी है। सर ये जो फेज है जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं मैं हम लोग आपसे वो पूछेंगे। सर मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा फ्रॉम वेरी बेसिक कि जो बच्चे 9th और 10th में होते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, तो वो लोग साइंस और कॉमर्स को फील्ड लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से फील्ड में जाए। तो उन लोग कैसे सजेस्ट करोगे कि लोग क्या फील्ड में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए उनको? एक्चुअल में हमारे यहाँ पे करियर का डिसीजन ही गलत लोग लेते हैं, यानी पेरेंट्स। बच्चे अभी इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, नाउ वी आर एट अ जनरेशन विच नो एवरीथिंग इन द कंप्यूटर एंड एवरीथिंग अबाउट द गूगल। तो वो लोग, उनको पता है कि अपने को कौन से फील्ड में जाना है, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, अभी खाली साइंस और कॉमर्स वगैरह नहीं रहा है, बहुत सी चीजें कर सकते हो आप। बेसिक एजुकेशन आपको जिसमें लेना है वो जा सकते हो। पर पेरेंट बोल के एक मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चों को पहले पूछो कि उसको क्या करना है। मे बी बच्चा देख के भी, उसके फ्रेंड को सुन के भी कुछ गलत डिसीजन ले सकता है। तो पहले उसकी बात सुन लो, फिर उसके पूरे डिटेल निकालो। बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि शुरुआत में बोलते हैं मुझे इंजीनियर बनना है, फिर बोले डॉक्टर बनना है, फिर बोलना है सीए बनना है। तो उनके फ्रेंड के हिसाब से उनकी चॉइस बदलते रहते हैं। तो उसके लिए एक साइंटिफिक वे भी होता है कि एक आप एप्टीट्यूड टेस्ट करा लो, उनका DMIT टेस्ट करा लो, और उससे आपके उसके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पता चलते हैं। और उस हिसाब से करियर अगर लोगे, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, डॉक्टर इंजीनियर है सबसे भारी। आज की डेट में डॉक्टर बनते बनते 10 साल लग जाता है, उसका खर्चा कम से कम 50 लाख है, और उसके बाद प्रैक्टिस चली तो ठीक, नहीं तो नहीं। इंजीनियरिंग में सेम है, सारे इंजीनियर्स को जॉब नहीं है, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उनको जॉब है। आज हम IIT का प्रिपरेशन देखते हैं तो उसके 20 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 2 लाख पहले एडवांस से सिलेक्ट होते हैं मेंस से, और फिर उसके बाद उसमें से 18,000 खाली सीट है, यानी 1% के लिए इतना कंपटीशन है। और अगर वहां नहीं हुआ तो फिर लटक गया है जिंदगी में। तो हम जो जमाना जिस चीज के पीछे दौड़ रहा है उसके पीछे मत जाओ। हर एक व्यक्ति में उसकी एक काबिलियत होती है, वो पहचान के। शायद आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा हो पर उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो उसको प्रमोट करो। उसमें और कोई कला हो सकती है, उसको आगे लाओ, क्योंकि फ्यूचर में जो चीजें कंप्यूटर कर सकता है उसको स्कोप नहीं रहेगा, रोबोट कर सकता है उसको स्कोप नहीं रहेगा। ऐसी चीज डेवलप करो कि जो इंसान कर सकता है वो उसमें टिक सके। सर अक्सर ये देखा गया है जब बात 11th स्टैंडर्ड की आती है तो बच्चे लोग बहुत लापरवाह रहते हैं अपने स्टडीज को लेके, या तो पढ़ते नहीं है या तो क्लास बंद करेंगे या घूमते बैठेंगे। सर इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो नुकसान वो लोग कर रहे हैं अपने जब कॉलेज में स्टार्ट होता है उस टाइम पे? इसमें सबसे पहली गलती तो माँ बाप की है कि वो बोलते हैं 11th एकदम बेसिक ईयर है, उसका क्लास नहीं लगाना है, कॉलेज नहीं जाना है, कुछ नहीं।
और आप मुझे बताओ कि जैसे आपने जिंदगी में पहली बार अकाउंट सीखा, पहली बार इंग्लिश सीखा होगा, और तब अगर आपने ध्यान नहीं दिया ग्रामर पे तो जिंदगी में कभी इंग्लिश जमी नहीं। वैसे 11th आपके लाइफ का एक न्यू टर्न है। अगर कॉमर्स की बात करूँ तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है फर्स्ट बार लर्न करो। मैं तो उल्टा ये बोलूंगा कि आप 11th में इतनी जी जान लगा दो तो आपको कोई भी कोर्स में 5 साल तक चले जाओ, आपको जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो आपने इसके बारे में सोचना चाहिए। सर जैसे कि आप कॉमर्स के टीचर हैं, तो जैसे 11th कॉमर्स की जो बात होती है तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाते हैं, एसपी, हिंदी, मैथ्स वगैरह। तो सर आप क्या सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को, वो लोग क्या चूज करना चाहिए, आप क्या बोलते हैं उस बारे में? सबसे पहले आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि सीबीएसई से भी कॉमर्स कर रहे हैं, आईसीएसई से भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल बोर्ड से भी कॉमर्स कर रहे हैं और महाराष्ट्र बोर्ड। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि महाराष्ट्र बोर्ड से कॉमर्स कीजिए, क्योंकि आपको बाकी चीजों के लिए टाइम मिलेगा और आगे आपको ग्रेजुएशन तो महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटी से ही करना है, तो कोई भी बोर्ड का फर्क नहीं गिरेगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब सब्जेक्ट चूज करते हो तो बहुत कम जगह आपको चॉइस है। आपका इंग्लिश अच्छा है तो फॉरेन लैंग्वेज लीजिए, अगर अवेलेबल है तो जर्मन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आगे सीए का प्रिपरेशन करना है तो एसपी की जगह मैथ्स लीजिए, पर नहीं लगता है तो एसपी ले लीजिए। और लैंग्वेज में मैंने जैसे बताया मराठी, हिंदी है, नहीं तो आईटी बहुत अच्छा है जिसमें स्कोरिंग बहुत होता है। तो आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो 11th में, वहाँ पे वो सब्जेक्ट है क्या देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, भले ही आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक हो, पर आपने 11th, मैं मराठी का विरोधक नहीं हूँ, लेकिन अभी जब आगे का पूरा एजुकेशन इंग्लिश में होने वाला है तो आप क्यों ना 11th से ही उसकी शुरुआत करो। कॉमर्स की इंग्लिश तो बहुत ईजी होती है। सर इसी सवाल से रिलेटेड एक और सवाल भी पूछना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, सीए, सीएमए, एलएलबी या कोई भी एग्जाम ले लीजिए, वहाँ पे मैथ्स उनको मिल जाता है, मैथ्स कहीं ना कहीं उनको मैथ्स का एंट्रेंस पे टच आ ही जाता है। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो नॉन मैथ्स से बच्चे आते हैं, जो नॉन मैथ्स के बैकग्राउंड से, वो लोग देख के डर जाते हैं, तो सर उनको कैसे वो चीज़ मैनेज करना चाहिए और क्या करना चाहिए उनको? एक्चुअल में अपने तो क्लास की मैं बात करूँ तो अपने यहाँ पे जो लोग नॉन मैथ्स से आते हैं 12th के बाद सीए, तो उनको मैथ्स बेसिक सिखा के आगे लेते हैं। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपका 8, 9, 10 का मैथ्स जितना स्ट्रांग होगा, तो भले ही आपका 11, 12 में मैथ्स नहीं रहा तो भी आप सर्वाइव हो जाओगे। ऐसा कोई डरने का इतने बच्चों को ज़्यादा डर ज्योमेट्री का लगता है, साइन, कॉस, थीटा देखते ही डरने लगते हैं। तो अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आप किसी भी लेवल पे उसको टच कर सकते हो। सर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, सीए, सीएमए, एलएलबी वगैरह, तो देखा गया है कि जैसे साइंस बैकग्राउंड जो बच्चे होते हैं उनकी प्रिपरेशन 10th के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, पीसीएम वगैरह सब चीज़ का। अगर कोई कॉमर्स का बंदा अगर ये करना चाहता है तो उसको 12th के बाद करना चाहिए या 10th के बाद करना चाहिए, और उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा अगर वो 12th के बाद कर रहा है तो? अभी तो जो नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है उसमें आपको 8 के बाद ही कॉमर्स के सब्जेक्ट आने वाले हैं, 10th का बोर्ड निकल जाएगा, तो हमको 4 साल मिलेंगे प्रिपरेशन करने को अगर सही प्लानिंग करो तो। और अभी जो प्रेजेंट में बच्चे हैं उन्होंने 11th से, अभी जैसे हम बोलते हैं कि मोदी कोई अचानक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, उसकी तैयारी उन्होंने 20 साल पहले गुजरात से चालू कर दी थी। या फिर योगी वापस सीएम अचानक नहीं बने, उन्होंने उसकी तैयारी 3 साल पहले कर दी थी। अंबानी कोई आज इतना बड़ा सब चीजें जो कर रहे हैं वो कोई अचानक नहीं है, उसका प्लानिंग कम से कम 7 साल पहले चल रहा था। तो कोई भी इंसान जो बड़ा होता है उसका प्लानिंग बहुत पहले, हमको आज सक्सेस दिखता है तो उसकी प्लानिंग बहुत पहले होती है। तो वेकअप अर्ली, जब जितना जल्दी से जल्दी चालू कर पाओ जैसे 11th के शुरुआत से, तो आप दुनिया से आगे रहो। सर इसी चीज से रिलेटेड एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे उनकी 11th में जो बच्चे होते हैं उनका रेगुलर कॉलेज भी होता है, तो वो लोग साथ में ये चीज कैसे मैनेज करेंगे? क्या आप उनको बोला कैसे वो लोग मैनेज करते हैं? हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में आप कैसा यूज करते हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। 8 घंटा एक साउंड नींद के लिए सफिशिएंट है, 4 घंटा बाकी एक्टिविटी के लिए यानी 12 घंटा, 2 घंटा आपका मोबाइल एंटरटेनमेंट यानी 14 घंटा, वो आपके पास बचा 10 घंटा। उस 10 घंटे में आपको कॉलेज करना है नहीं करना है दैट इज योर कॉल। सीए का पढ़ाई जो भी कोर्स है उसको रोज 2-3 घंटा दो, 11, 12 के पढ़ाई को 2-3 घंटा दो, कॉलेज 3-4 घंटा। इतना अगर आप कर पाए, इसमें आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, हर टाइम का 1-8 घंटा कम सोना पड़ेगा, तो ये हो सकता है। मैं ऐसे बोलता हूँ कि 7 दिन का खाना 1 दिन में खाने से अच्छा रोज थोड़ा थोड़ा खाओगे तो अपचन भी नहीं होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा स्टडी प्लानिंग से करोगे तो सक्सेस मिलता है। सर जैसे कि 11th या 12th हो गया, उसमें बहुत सारे बच्चों का फियर होता है मैथ्स में तो अकाउंट्स, क्योंकि उन लोगों के लिए वो नया सब्जेक्ट होता है।
सर मैंने आपके स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर किए हैं, चाहे वो बीकॉम की बात हो, चाहे वो 12th या 11th की बात हो। तो सर क्या आप उनको गाइडेंस देना चाहोगे और क्या पॉसिबल है 100 आउट ऑफ 100 लाना बच्चों के लिए अकाउंट्स में? मेरे पास 10th में एक विषय में फेल हुआ हुआ स्टूडेंट मराठी मीडियम का, उसको 99 मिले थे 12th में, और 100 हर साल मिले। तो 100 आउट ऑफ 100 एक अचीवमेंट होता है लाइफ में। ऑब्टेन मार्क्स एंड स्कोर ये दोनों भी सेम होना एक अचीवमेंट होती है। एंड इट इज़ नॉट मैं कुछ बहुत ज़्यादा उस पर नहीं, जो रेगुलर बच्चे क्लास करते हैं वो करो, रोज का रोज होमवर्क करो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट है। देन नथिंग इज डिफिकल्ट, यू ऑल कैन डू इट। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, सेमी इंग्लिश मीडियम से होते हैं, और जो बच्चे इस साइड पे आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, तो सर क्या इंग्लिश उनके लिए एक बैरियर है क्या? कि मतलब उनको एक डर लगा रहता है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट रहेंगे, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? सर उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? मैंने खुद मेरा बीकॉम पूरा मराठी मीडियम में किया था, फिर मैंने पीजी और सब कोर्सेज किए थे। हमारा खाली फोबिया है इंग्लिश के बारे में, और जो लोगों को इंग्लिश बहुत फास्ट बोलते आता है उनको इंग्लिश आती है, ऐसे कुछ नहीं। उल्टा आप लोगों को जो नहीं आता है बेसिक से अच्छा कर सकते हो, पर जो डर है उसको निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी बढ़ाओ। आज भी आप 11 में एडमिशन ले रहे हो तो रोज़ दिन में से 20 वर्ड्स का अगर आप रोज जेब में चिट्ठी रख दो, बाथरूम में, टॉयलेट में, किचन में, साथ में दिन भर पढ़ते रहो, तो 700 दिन में आपके पास कम से कम 14,000 वर्ड्स बैंक हो जाएगी। तो यू कैन इजीली स्पीक, अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, खाली हमने दिमाग में बैठा के रखा है। सर मैं भी एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, तो जब मैंने यहाँ पे यूपी साइड से जब यहाँ मैंने शिफ्ट किया था महाराष्ट्र में, तो सर जैसे कि क्वेश्चंस पढ़ के समझना थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट हुआ करता था। तो सर इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसे उस चीज़ को हम लोग टैकल कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को हम लोग बाहर निकल सकते हैं उस प्रॉब्लम से? एक्चुअल में होता कैसा है कि हमारा रीडिंग कम पड़ता है। हम जितने ज़्यादा बार रीड करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर होगा, सब चीज़ें होगी, और फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे लिख के। ऐसे बोलते हैं कि 10 टाइम रीडिंग इज इक्वल टू 1 टाइम राइटिंग। तो आप जितनी बार बार लिखोगे, पढ़ोगे और उसको कंक्लूड करोगे, तो आपका वो फोबिया स्लोली कम होते जाएगा। सर बात करें 12th की बोर्ड की, चाहे सीबीएसई हो चाहे अपना स्टेट बोर्ड हो, सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन से सब्जेक्ट उनको ज़्यादा फोकस करने चाहिए कि जो वो लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सके, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो चाहे वो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, किस चीज़ों को उनको सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस करना चाहिए? कॉमर्स के हद तक तो 5 साल आपके 2 ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। अगर आप सीए वगैरह में जाने वाले हो तो मैथ्स, और आपको नौकरी भी जो मिलने वाली है वो अकाउंटेंट के अकाउंट्स के बेस पे मिलेगी। तो इस पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना अच्छा रहेगा। सर 12th के बाद सबसे इम्पोर्टेंट फेज शुरू होता है लाइफ का। उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि बच्चे डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन से फील्ड में जाना है हम लोग को। वो लोग क्या होता है कि दूसरे को देख के भाई MBA कर लिए, BBA कर लिए, ये सब फील्ड में चल जाते हैं। तो सर उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे, उनको कैसे अपने करियर को सिलेक्ट करना चाहिए कि वो लोग अच्छे से आगे कर सकें? इसका मैं बहुत लॉजिकल आंसर देता हूँ। यूट्यूब पे एक मेरा वीडियो है करियर आफ्टर 12, वो आप जरूर देखिए। उस पर कम से कम मैंने 20 अभी के एस्पायरिंग करियर जो है उसके बारे में बताया है। इन शॉर्ट ऐसा है कि आप बहुत किसी का ना सुनते हुए आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे अगर आपका ग्राफ्टिंग अच्छा है तो CS वगैरह में जा सकते हो। आपको डर लग रहा है CA से, पर न्यूमेरिकल अच्छा लगता है तो CA में कर सकते हो। और अगर आपकी तैयारी है हार्डवर्क की तो CA कर सकते हो। सादा BCom करते हुए भी CA के पास काम करो, बेसिक अकाउंटिंग सीखो, तो भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सर देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे बस बीकॉम करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं अपना। तो सर उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्या बीकॉम पे डिपेंड रहना उनको सही है? क्या वो आगे चल के बीकॉम जो डिग्री है वो उनके लिए वैल्यूएबल है, या उनको जॉब दिला सकती है, या उनको कुछ और उसके साथ भी करना चाहिए? सिर्फ बीकॉम से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ शादी के बायोडाटा में लिखते आएगा कि आप ग्रेजुएट हो। जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नॉलेज टैली है, CA के पास काम नहीं करोगे, टैक्सेशन नहीं समझोगे, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितने आप नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं। मैं तो हर बीकॉम स्टूडेंट को बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर बीकॉम से ही किसी CA के पास जॉब चालू कर दो और टैली छुट्टियों में सीख लो, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे आपको उतना स्कोप मिलेगा। सर किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए, जैसे कि आपकी भी एकेडमी है, CML की प्रिपरेशन करवाती हैं, तो सर क्या वो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट आप बताना चाहोगे कि कोई बंदा अगर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है तो उसको उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए? एग्जैक्टली एकेडमी के लिए या स्टूडेंट्स के लिए?
स्टूडेंट के लिए बेटा क्या होता है कि हम क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन क्लास लगाना क्यों चाहिए? अगर आप समझो कोई क्वेश्चन आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो आपको उसको समझने में जाएगा 1 आध घंटा, फिर उसको लर्न करने में 1 घंटा जाएगा, फिर उसको आपको पूरी तरह से समझने में 1 घंटा जाएगा। और जो टीचर वो क्लास का है वो 30 साल से दिन रात वही कर रहा है, तो वो 3 घंटे का काम आपको 3 मिनट में करके दे देगा, जिससे आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादा स्टडी कर पाओगे। क्योंकि आपको एग्जाम जिंदगी भर नहीं देना है, दुनिया के पीछे नहीं पढ़ना है, आपको पहले पास करना है। तो उसके लिए आपको क्लासेस का, अच्छे क्लासेस का बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी क्लास ज्वाइन करने से पहले उस क्लास की एडवर्टीजमेंट वगैरह ना देखते, वहाँ के जो स्टूडेंट है उनसे मिलके उनका फीडबैक लेके आपने ज्वाइन करना चाहिए। सर ये वीडियो बहुत सारे 12th के स्टूडेंट भी देखेंगे जब हम डालेंगे तो। सर जो 12th के बच्चे हैं हमारे स्टेट बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड से, तो सर उनको क्या टिप्स आप देना चाहोगे, कैसे वो लोग प्रिपेयर करें इस चीज़ को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर? अभी तो बाय द वे 12th का एग्जाम खत्म हो गया है, पर हमने क्या किया था कि मैं 12th के बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आप साल भर लैंग्वेज के तो सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करते हो, तो कम से कम 1-1 घंटा शुरुआत से लैंग्वेज के सब्जेक्ट की पढ़ाई करते जाइए। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो होता है उसका पढ़ाई आफ्टरनून टाइम में करना चाहिए, क्योंकि आपको उस समय सुस्ती आती है। जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, ये मॉर्निंग में पढ़ने चाहिए। तो उस सब्जेक्ट के टाइमिंग के हिसाब से अगर आप प्लान करोगे तो आपको कम समय में ज़्यादा ग्रास्पिंग होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज होती है, पेपर आपने सॉल्व करने चाहिए। सर बात करें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स की, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बच्चा वैसे इग्नोर करके जाता है एग्जाम में। मैंने देखा है, मैंने 12th में जब मैं था तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी इस चीज़ को इग्नोर किया था, ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सर वो लोग कैसे वो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं वो लोग? इनफैक्ट दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अकाउंट्स के बाद इकोनॉमिक्स है, जो रियल लाइफ से कनेक्टेड है। तो आप जो आपके जो सिखाने वाले टीचर है वो अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से देते हैं, तो अगर आप उनको ध्यान रख लो तो इकोनॉमिक्स को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर जैसे अभी कोरोना था तो सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए थे, अब सारे एग्जाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं, तो सर सीधा ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं बच्चे लोग, तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है, सही है कि गलत उनके लिए? आपके अच्छे दिन खत्म हो गए। ओके सर, जब एग्जाम का पीरियड आता है, जब एग्जाम्स के टाइम आते हैं, तो जब सर जो टाइमिंग्स रहती हैं 1.5 डेज मिलता है बच्चों लोगों को पढ़ने के लिए, तो सर उसको लोग कैसे यूटिलाइज करें उस चीज़ को? एक्चुअल में मैं वही बोलता हूँ कि 7 दिन आपको भूखा रख के अगर मैं 1 दिन 5 स्टार होटल में खिलाऊंगा तो आप खा पाओगे क्या? मर जाओगे। तो स्टडी इज अ रेगुलर प्रोसेस, साल भर करो, प्लानिंग से करो, किस दिन क्या करना है करो। रोज भी डे 1 से 2 घंटा पढ़ाई करोगे तो भी अच्छे से सर्वाइव हो जाओगे। देयर इज नो नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स। सर अगर बात करें एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, तो सर एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या 5 आप टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि वो लोग अपने एग्जाम्स, चाहे वो 11th हो, 12th हो, या कोई भी एग्जाम्स हो, उसको क्लियर कर सके? सबसे पहले हमको कोई भी चीज ऑप्शन में नहीं डालनी है, हर चीज पढ़नी है। तो वहीं से आपका पता चलता है लेवल के आप कितने सीरियस हो एग्जाम को लेके। दूसरी चीज है, पहले पूरा कंप्लीट पढ़ के निकालो, दूसरे अटेम्प्ट में आपके नोट्स बनाओ, तीसरे अटेम्प्ट में आप खाली पॉइंट्स पे ध्यान दो, चौथे अटेम्प्ट पे उसको लिख के निकालो, 5वें अटेम्प्ट पे खुद के खुद टेस्ट दो। तो ये अगर 5 प्रोसेस रैंडमली किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक पे करोगे रेगुलर बेसिस, तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट ईजी लगने लगेगा। सर जो 3 आवर्स मिलता है पेपर में, सर उस 3 आवर्स को स्टूडेंट्स कैसे यूटिलाइज करें, कैसे वो एग्जाम्स का जो पेपर होता है उसको यूटिलाइज करना चाहिए? सबसे पहले तो 3 घंटे को आप 3 घंटे समझो ही मत, 2 घंटा 40 मिनट समझो, और वो टारगेट रख के अगर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पेपर चेक करने का समय मिलेगा, कोई क्वेश्चन रह गया वो देखने मिलेगा, और पेपर खुद का लिख रहे हो उतना सुंदर लिखना सीखो। प्रेजेंटेशन इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें, और आपकी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए आप एग्जाम के पहले जितने पेपर ट्रायल सॉल्व करोगे उतना आपको मजा आएगा। सर जैसे अभी 12th का एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो उनको 3 या 2 मंथ्स का टाइम मिलता है रिजल्ट आने के बाद आने के लिए। सर वो 3 मंथ्स को वो लोग क्या कैसे यूटिलाइज करें, क्या करें और क्या चीज़ें उसमें उनको सीखना चाहिए? मेनली कॉमर्स का स्टूडेंट है तो एक तो सीईटी का कोर्स कर ले, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब सिखाते हैं। अगर इंग्लिश वीक है तो स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स करें, और साथ ही साथ टैली का 2-3 महीने का कोर्स आता है वो जरूर करें, क्योंकि अभी बीकॉम के सिलेबस में भी टैली है। तो ये चीज़ें तो कम से कम इस छुट्टियों में करनी चाहिए। सर ये तीसरा फेज है हमारा, सवाल पे बवाल।
तो इससे हम लोग सारे फनी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सर सबसे पहले मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आप ऊपर देख के क्यों पढ़ाते हो? कोई शक्ति वगैरह मिलती है क्या ऊपर से आपको? मैं क्या होता है कि आप लोगों के आंखों में देखने के बाद मैं डर जाता हूँ कि इसको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं मेरा कॉन्फिडेंस लूज ना करूँ बोलते हूँ ऊपर देख लो। सर अगर आपकी बीयर्ड्स की बात करें तो सर हमेशा आप अलग अलग बीयर्ड्स को ट्राई करते हो। सर क्या आपको, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, तो सर क्या आप साउथ इंडिया के हीरोज को टफ देने वाले हो कि या कोई फिल्म वगैरह करने वाले हो सर? अभी देखो उम्र बढ़ रही है तो अवेलेबल खेती में जितना अच्छा दिख सकते हैं वो कोशिश होती है, तो बार बार खुद को ही अच्छा दिखने के लिए कोई ना कोई शेप दे देते हैं। उसमें हमारा जो बार्बर है वो बहुत कलाकार है, तो 1-1.5 घंटा उसको भी ज़्यादा पैसा मिल जाता है। उसको बोलते हैं बाबा अपनी खेती है, जो करना है कर। और पहले से अभी अभी आप लोग बियर्ड रखने लगे हो, आपको शौक है, मैं तो 7-8 सालों से रख रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, लव इट। और उसके जितने शेप दुनिया में मैंने इजराइल के एक बार्बर से कराया हुआ है, मैं जब गया था। फिर देन आपके दुबई में एक बार किया था। तो जहाँ जहाँ दुनिया में जाता हूँ वहाँ का जो कोई शेप होता है तो वो भी करवाता हूँ। सर आपके पास इतने सारे कार्स हैं, तो सर कार क्या आपने शौक के लिए करते हैं ये कि आपको शौक है उस चीज का? जिंदगी में जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको एक तो शौक रहना चाहिए। मेरा शौक, मेरा पैशन, मेरा कार है। और शो ऑफ करके क्या होगा, हफ्ते तो मुझे ही भरना है, पैसे मुझे ही देना है। तो मेरा आदमी ने कुछ तो एम रखना चाहिए। जब मैं साइकिल पे था तो लूना का एम था, लूना था तो बाइक था तो 800 का था, 800 थी तो सेंट्रो आई। तो करते करते आज जो सबसे हाईएस्ट प्राइस की गाड़ी है वो भी है। तो एक पैशन लेके जीते हो तो आपको भी सपनों को चेस करने में मजा आता है। तो बाकी लोग उसको देख के जले या लोग उसको समझे शो ऑफ, दैट इज देयर चॉइस। सर मैं मोस्टली आपके पोस्ट देखता रहता हूँ फेसबुक पे, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सैरीज वगैरह बहुत ज़्यादा लिखते हो। तो सर बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि सर क्या आपका भी दिल टूटा है इसलिए शायरी लिखते हो कि आपका शौक है लिखना शायरी? नहीं, कोई भी अच्छा शायर वही होता है जिसका दिल टूटा हो। मैं तो बहुत बार टूटे कॉलेज लाइफ में, तो वही गम अभी वापस आते जाते हैं। तो और अभी के रियलिटी से कोई शायरी कनेक्टेड नहीं होती है, पर शायरी शौक है मुझे। अभी भी आप अगर बोलो तो मुझे 10,000 शायरी बाय हार्ट है। तो सर एक शायरी फिर इस बात तो हो जाए, एक शायरी वैसे आई मेरा पूछना आपसे। तो शायरियाँ तो बहुत है आपको अभी। सर एक आपकी जो फेवरेट हो एक शायरी आप बता दीजिए। मैं मजाकिया शायरी बताता हूँ आपको। चलिए। तो एक बार क्या हुआ था, एक होली का ऐसे प्रोग्राम चल रहा था, पूरा न मानो होली है, और मुझे ऐसे ही एंकर बना दिया गया। और उसमें क्या था कि सबके जो दुर्गुण है उस पर मजाक करना था। तो मेरे एक दोस्त की वाइफ बहुत काली थी, तो हम उसको हमेशा पूछते थे। मैंने ऐसा वो बनाया वहाँ पे प्रोग्राम कि मैं बोला यार हमारा एक दोस्त है, मैं उसको हमेशा पूछता था। तो वो बोलता था मैं जब भी शादी करूंगा सिर्फ काली लड़की हो। हम परेशान है, लोग बोलते गोरी हो, सुंदर हो, तुझे काली क्यों? तो उसने कुछ ऐसी शायरी कही, काला हो महबूब का रंग तो और मजा आएगा, काला हो महबूब का रंग तो और मजा आएगा, न होगा कोई चाहने वाला, न दामन पे दाग नजर आएगा। तो ऐसे शायरियाँ होती है, कुछ फनी, कुछ दिल को छू जाने वाली। सर मैंने अभी आपका एक देखा था पोस्ट जिसका आप एक गाना गा रहे थे। तो यही में अगर हम लोग ये सेशंस का लास्ट है अभी, तो मैं चाहूंगा सर आप एक गाना गाए जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, फिर हम लोग ये सेशंस को एंड कर इसके ऊपर। तो सर मैं बहुत बुरा गाता हूँ लेकिन गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं कॉलेज के दिनों में ये गाना मैंने स्टेज पे गाया था, तो दिल बिल कोई टूटा नहीं था, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी भीगी भीगी सी पलकों से रह गए, जैसे तेरे सपने बिखर के, जले मन मेरा भी किसी के मिलन से, अनामिका तू भीतर से, तेरी भीगी भीगी सी आग से नाता, आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ ना पाया, आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ ना पाया, मुझे क्या हुआ था, हाय। बस थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। अरे ये हमारा है ना बहुत काबिल स्टूडेंट है,
और ये कुछ न कुछ नया करते रहता है। लगभग 7 साल से मेरा स्टूडेंट है और आई थिंक कि ये कुछ नया स्टार्ट करने जा रहा है, तो आप सब लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी स्टोरी तो बहुत नॉर्मल थी, पर आपको नए नए कुछ न कुछ आपको सुनना मिलेगा, सीखना मिलेगा। और सब्सक्राइब करने के कुछ पैसे नहीं लगते, तो जरूर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।